कशिश मैथ क्लास कक्षा 8 विषय गणित है। मैं आपको हर रोज़ परीक्षा तक मॉडल पेपर बनाकर दूंगा जिसमें 25 सवाल होंगे और आपके वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार होंगे। अगर आपको प्रश्नावली में से कोई भी प्रश्न या प्रश्नावली से संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके प्रश्न संख्या या प्रश्नावली नंबर लगाकर पूछ सकते हैं कि ये सवाल हमें बताइए। मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हम 25 सवाल स्टार्ट करते हैं। 25 जो सवाल है मॉडल पेपर के हैं, ऐसे ही सवाल सेम टू सेम आपके वार्षिक परीक्षा में आएंगे। आप इस मॉडल पेपर को देखकर अपनी तैयारी फुल कीजिए और जो सवाल समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से पूछिए और मेरे चैनल को आप लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर लेते हैं हम पहला। परमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्समक है। 2 ए में 2 है, बी में 0 है, सी में माइनस है और डी में 1 है। इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें लिखा हमने डी लिखा है। गुणात्मक तत्सम का मतलब होता है हम किसी भी परमेय संख्या को गुणा करने पर वापस वही संख्या आनी चाहिए। गुणात्मक तत्सम का मतलब क्या होता है? किसी परमेय संख्या को किसी संख्या से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं गुणात्मक तत्सम। जैसे परमेय संख्या 2/7 है तो 2/7 को हम सिर्फ 1 से गुणा करेंगे तो वापस 2/7 ही आएगा। 5/6 को हम वापस 5/6 प्राप्त करना चाहते हैं तो इसको हम 5/6 को 1 से गुणा करेंगे। ये परमेय संख्या 3/8 है, इसका उत्तर 3/8 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या होगी जिसको 3/8 को गुणा करने पर 3/8 ही आएगा? तो वो एक संख्या होगी। तो गुणात्मक तत्सम का मतलब होता है प्लस का 1 है हमारे पास, ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है। तो कोई भी परमेय संख्या के लिए गुणात्मक तत्सम क्या होता है? 1 होता है। गुणात्मक तत्सम का मतलब किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। किसी भी संख्या को गुणा करने पर वापस वही संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो अब किस संख्या से गुणा करेंगे? तो वो है एक, केवल एक से किसी भी संख्या को गुणा करो तो वही संख्या प्राप्त होती है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। रैखिक समीकरण में घात 1 होती है। इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है, इसकी घात 2 है और इसकी घात 1 है। ये एक्स है ना, चर राशि एक्स है, इसकी घात 1 है तो सी होगा। तो रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है? 1 होती है। तो ये ध्यान रखना, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा जाता है रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक समीकरण में चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है। तो इसमें व्यापक समीकरण क्या होगा? ax + b = 0। इसका सी सही होगा। तीसरा सवाल, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी है। को समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसकी भुजा ए बी और सी डी है, तो इसमें दोनों में क्या संबंध होगा कि ए बी और सी डी के बराबर होगा, ए बी का मान सी डी से अधिक होगा, ए बी का मान सी डी से कम होगा या सभी होगा। तो हम समांतर चतुर्भुज का एक चित्र बनाया है। ये ए बी सी डी ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता क्या होती है? सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ए बी और सी डी आपस में क्या होते हैं? बराबर होता है। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ए का मान सी के बराबर है और बी का मान डी के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ लिखा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी है। तो इसमें कौन सा संबंध होगा? ए बी किसके बराबर होगा? सी डी के बराबर होगा। तो ए बी और सी डी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? ए राइट होगा हमारा। तो ये और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि यदि कोण ए किसके बराबर होगा तो कोण सी के बराबर होगा, कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर होगा। तो समांतर चतुर्भुज की 2 विशेषता आपको याद रखना है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। चौथा सवाल है, प्रत्येक सवाल 1 नंबर के, 1 से 8 तक जो सवाल आते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। निम्न में से किस संख्या का वर्ग 9 होता है? देखो, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है, 3 को 3 से गुणा करने पर 9 आएगा। तो ये बी हमारा सही होगा। तो यहाँ बी लिखना आपको। सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या कौन सी है? तो रामानुज संख्या जो हमारी किताब में दे रखी है उसको आप याद कर लेना है। 4 संख्या दे रखी है, इसमें से सबसे छोटी संख्या 729 है और सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ये लिख देना 13,832 है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुज संख्या कौन सी है? 729 है। और ये चारों प्रश्न है, चारों जो संख्या है आपको मुँह जबान याद होनी चाहिए। कौन सा सूत्र सही है? सरल ब्याज का सूत्र कौन सा सही है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, या साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन प्लस दर इंटू समय बटा 100, साधारण ब्याज मूलधन इंटू 100, समय इंटू दर और सभी। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो इसका ए राइट होगा। आगे लिखा एक्स वाई माइनस वाई जेड कोमा वाई जेड माइनस एक्स जेड तथा जेड एक्स माइनस एक्स वाई का योगफल ज्ञात करना है। इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो हमारे पास लिखा देखो कौन सा योगफल सही होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स ए में, बी में लिखा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और सी में 0 और डी में 1 लिखा है। तो हम ये सबको जोड़ लेते हैं। एक्स वाई माइनस वाई जेड
वाई जेड माइनस जेड एक्स और एक्स वाई और जेड एक्स है। ये जो लिखा हमारे पास एक्स वाई माइनस वाई जेड, तो हमने लिखा एक्स वाई माइनस वाई जेड। आगे लिखा वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो ये लिखा वाई जेड और जेड एक्स। आगे लिखा एक्स वाई माइनस का और प्लस जेड एक्स। ये माइनस प्लस आपस में कट गए, ये माइनस प्लस ये भी आपस में कट गए, एक्स वाई ये माइनस प्लस आपस में कट गए, पीछे क्या बच गया 0। तो इसके अंदर कौन सा उत्तर सही होगा हमारे पास? ये होगा उत्तर सी, राइट होगा 0। अगला सवाल है हमारे पास ए की घात m होल घात n का मान होगा। घात पर घात हो, घातांक का नियम है, घात पर घात हो तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो m को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? mn आ जाएगा। तो इसके अंदर कौन सा सही होगा? ए आंसर इसका सही होगा। घातांक के और कुछ और फॉर्मूले है। अगर आधार बराबर है और घातांक बीच में माइनस का चिन्ह है और घातांक m और n अलग अलग घातांक है और बीच में भाग का चिन्ह है, ए की घात m भाग ए की घात n है, बीच में अगर भाग का चिन्ह है तो घातांक को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, ए की घात m माइनस n कर देंगे। घात पर घात हो तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं, m और n को आपस में गुणा कर देना है। और ये बीच में गुणा का चिन्ह हो, आधार बराबर हो तो घातांकों को क्या करते हैं? जोड़ देते थे, m प्लस n को हम जोड़ देते हैं। और जिसकी घात 0 उसका मान क्या होता है? 1 होता है। अगर घात माइनस में है तो इसको प्लस में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1/a हम करते हैं। तो ये 5 फॉर्मूले है, आपको मुंह जबान याद होना चाहिए। 5 फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला हर सवाल के अंदर, मतलब जो रिक्तस्थान है या इसमें दो सवाल बनते हैं उसमें से ज़रूर सवाल आता है। अगला सवाल लिखा है -19/29 इंटू 29/-19 का हल होगा। तो देखिए हल करते हैं तो -19 से -19 काट दिया, 29 से 29 काट दिया, पीछे क्या बच गया? 1। तो इसका हल होगा हमारे पास 1 है। हल कीजिए 2x - 3 और x + 2, ये समीकरण दे रखा है, इसको हल करना है। तो हम यहाँ क्या करते हैं? 2x - 3 बराबर x + 2 लिखा, फिर पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण में ये x इधर आएगा, ये x प्लस का है, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का हो गया, और ये 3 माइनस का है तो 3 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 2x में से आप 1x माइनस कर दो, 2 में से आप 1 बाकी निकालोगे तो 1 बचेगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये समीकरण का हल है। आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और आपको जो कुछ करना है लाल बटन भी दबाना है। 392 को निम्न की संख्या से गुणा करने पर गुणनखंड एक पूर्ण घन बन जाता है। यानी कि 392 है, इसको हम किस संख्या से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाता है। तो 392 के अंदर हमने पहले 2 का भाग दिया, पीछे 2 है तो 2 का भाग दिया तो 196 में गया। 2 का भाग 196 में देते हैं तो 98 बार जाता है। 2 का भाग 98 में दिया तो 49 बार गया। 7 का भाग 49 में 7 बार जाता है। 7 का भाग 7 में 1 बार गया। आपको मालूम है कि पूर्ण घन के लिए 3 संख्या को एक जोड़ा होता है। तो देखो 2 का तो 3 संख्या को जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का एक जोड़ा नहीं बनता। तो 7 का 3 संख्या होना जरूरी है, तो 1 कम पड़ता है। तो 7 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाता है। तो 392 को हम 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आ गया। पूर्ण घनमूल या घन में कितनी संख्या को जोड़ा बनता है? 3 का। तो 2 1 2, ये 2 संख्या को एक जोड़ा बन गया। ये 2 3 है तो इसका एक जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का 2 ही है, 7 एक कम पड़ता है। तो इसको हम क्या करेंगे? 392 को हम 7 से गुणा करेंगे। ये लिखा 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है, तो बट्टा ज्ञात करना। इसके अंदर हमें बट्टा ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है? 840 रुपये है, और जो वस्तु बेची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, और खरीदने को बोलते हैं क्रय मूल्य। तो ये 714 रुपये में बेची जाती है तो विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास 714 रुपये। बट्टा का फॉर्मूला क्या है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। 840 में से 714 माइनस करेंगे तो पीछे आ जाएगा 126 रुपये। तो 126 रुपये हमारे पास क्या है? बट्टा है। यह मोट सवाल है। अंकित मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घटाते हैं तो ये जो फॉर्मूला बनता है वो बट्टा का होता है। बट्टा का फॉर्मूला क्या है? अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य 840 है, विक्रय मूल्य 714 है, इनमें से हम माइनस करेंगे तो 126 आएगा। अब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 1 लीटर में कितने घन सेमी होते हैं? घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है? समचतुर्भुज का ये विकर्ण 10 सेमी और दूसरा विकर्ण 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? और घन की भुजा 10 सेमी हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ये हमें ज्ञात करना है। 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं? 1000 घन सेमी होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 1000 घन सेमी। ये घात 3 है और ये घात 2 है, तो यहाँ लिखना 1000 घन सेमी। घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? ये हमें ज्ञात करना है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो हमारे पास लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा।
घनाभ भाईजान का सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा इंटू ऊंचाई। समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेमी है और दूसरा विकर्ण दे रखा 8 सेमी है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। समचतुर्भुज का एक विकर्ण दे रखा 10 सेमी, दूसरा विकर्ण दे रखा हमारे पास 8 सेमी है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 80 सेमी स्क्वायर या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण 10 दे रखा, दूसरा विकर्ण दे रखा 8 दे रखा है। 2 का भाग 8 में गया 4 बार, 10 और 4 को गुणा करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अगला सवाल लिखा, घन की भुजा 10 सेमी हो तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। यदि ये घन की भुजा 10 सेमी दे रखा तो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 भुजा स्क्वायर। भुजा दे रही कि हमारे पास यहाँ पर 10 को हमने 2 बार लिखा, 10 × 10 100 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया? 600 सेमी स्क्वायर। ये मोट सवाल है। सत्य असत्य बताना है। 4 नंबर का सवाल है। 4 सवाल आते। 10 की घात 5 में घातांक 10 है, ये सत्य है कि ये असत्य है, ये बताना आपको। 3 की घात 5 भाग 3 की घात -3 का मान 3 की घात 8 होता है। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 का मान 7 होगा। 2 की घात 3 × 5 की घात 3 का मान 10 की घात 6 होगा। ये हमें बताना सत्य है असत्य। तो पहला सवाल करते हैं 10 की घात 5 में। ये हमने लिखा 10 की घात 5 में, यदि a की घात m है तो ये तो आधार होगा और 5 जो m है वो इसका घातांक होगा। तो हमारे पास सवाल लिखा है 10 की घात 5 में आधार है 10 और घातांक है 5 है। तो 10 की घात 5 में आधार 10 है और घातांक 5 है। तो इसके अंदर ये लिखा है 10 में घातांक 10 है तो घातांक इसकी 5 है, तो ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। तो पहले के अंदर आपको लिखना है असत्य है। यहाँ आप क्रॉस भी कर सकते हो या असत्य भी कर सकते हो। दूसरा है 3 की घात 5 भाग 3 की घात -3 का हल होगा। तो हमारे पास ये लिखा है 3 की घात 5 भाग 3 की घात -3। फॉर्मूला क्या होता है? जब बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातांक क्या हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो 3 की घात 5 है और ये फॉर्मूला वाला माइनस है और ये -3 दे रखा है। माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 5 और 3 कितने हो गए? 8। तो 3 की घात कितनी होगी? 8 होगा। तो दूसरे में क्या लिखा है कि 3 की घात 5 भाग 3 की घात -3 का हल 3 की घात 8 है। ये कथन सत्य है, तो आपको यहाँ लिखना सत्य है। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 का मान 7 होता है। तो हम यहाँ सवाल हल करते हैं। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 होता है, जिसकी घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो 1 को जोड़ दिया तो कितने हो गया? 2 आ गया। तो हमारे पास इसका उत्तर 2 आना चाहिए। 3 की घात 0 प्लस 4 की घात 0 का मान 2 होगा, लेकिन ये लिखा 7 है तो असत्य है। तो इसके अंदर भी आपको लिखना है असत्य। ये सत्य है, ये पहला असत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा सत्य है। अब लिखा 2 की घात 3 × 5 की घात 3 का मान 10 की घात 6 होगा। तो अब इसको सरल करते हैं। 2 की घात 3 × 5 की घात 3 है। आप ध्यान से देखो, इसमें घातांक बराबर है, 3 बराबर है, लेकिन आधार 2 और 5 अलग अलग है। तो फॉर्मूला ये आएगा a की घात m गुणा b की घात m। अगर घातांक बराबर हो और आधार अलग अलग हो तो हम क्या करेंगे? आधार को गुणा करेंगे, a × b और घात आ जाएगी m। तो हमारे पास यहाँ लिखा 2 × 5 है, तो 2 और 5 को गुणा करेंगे, घातांक को बाहर लिख दिया, 10 की घात 3 होगा। तो ये हमारे पास आ गया 2 × 3 × 5 की घात 3 का मान होगा 10 की घात 3 होगा। ये लिखा 10 की घात 6 है, ये गलत है, तो ये लिखेंगे असत्य है। मिलान कीजिए। एक सिक्के को उछालने पर कुल परिणाम, एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम, एक सिक्के को उछालने पर कितने परिणाम आते हैं? 6 आते हैं, 2 आते हैं। तो एक सिक्के को उछालने पर उसके परिणाम आते हैं 2, तो इसका ये बी राइट होगा। एक पासे को उछालने पर कुल कितने परिणाम होते हैं? पासे के अंदर आपको मालूम होता है 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है, तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6। किसी प्रयोग के एक साथ या एक से अधिक परिणाम करने पर हमारे पास क्या आएगा? इसमें सी होगा, घटना होती है ना, वो होती है। सांप्रदायिक प्रयोग क्या होता है? संयोग या बराबर होता है। तो ये सब किसी प्रयोग में एक या अधिक से परिणाम आने की क्या होती है? ये घटना होती है। तो पहले में बी का मिलान होगा, दूसरे के अंदर ए का होगा, तीसरे में सी होगा और डी में चौथे के अंदर डी का होगा। अब आपको ज्ञात करना, मान ज्ञात कीजिए। ये आता है आपके चार सवाल है, एक नंबर के आते हैं। अब इसको हम पहला सवाल कर लेते हैं। ये हमारे पास पहला सवाल दे रखा है 3/4 a की घात 2 प्लस 3b² और गुणा दे रखा बीच में 4 a² - 2/3 b²।
इस प्रकार से ये 4 सवाल दे रखे हैं। तो हम इसको सरल करते हैं। पहला सवाल लिखा 3/4 ए स्क्वायर प्लस 3b² इंटू 4a² माइनस 2/3b²। अब हम इसको गुणा कर देते हैं। ये संख्या लिखा 3/4 a की घात 2 प्लस 3b की घात 2। 4 को a से गुणा किया तो 4a² है, 4 को 2 से गुणा किया तो 8/3b² लिखा। अब हम गुणा करते हैं। ये लिखा हमने 3a² 4 लिखा, और ये पद है ना, दूसरा पद सेम टू सेम लिखना आपको। वापस लिखा 3b² है, और दूसरा पद सेम टू सेम लिखा हमने। वापस देखो 3/4a² लिखा, और ये दूसरा पद सेम टू सेम लिख दिया। अब इसको गुणा करना है। 3 को 4 से गुणा किया, 3 को 4 से गुणा करेंगे, और 3a को वापस 8 से गुणा करेंगे तो 3a² इंटू 8b²। तो ये पहला पद और दूसरा पद से गुणा करेंगे। यह हमने सीधा ही गुणा कर लिया। 3 को 4 से गुणा किया कितना आ गया 12 a² b² आएगा। 3 को 8 से गुणा करो कितना आएगा 24 b²/3 आएगा। अब देखो 4 से 4 कट गए तो 3 का 3 लिखा, a और a को इंटू किया तो a की घात 4 आ गया। इसके अंदर भी देखो 3 से 3 कटा, और 4 का भाग 8 में 2 बार गया तो लिखा 2a² b² लिखा, और ये 12a² b² लिखा। यहाँ 24 में 3 का भाग 8 बार गया तो 8b² लिखा। 4 से 4 कटा, 3a² की घात 3a की घात 4 लिखा। 4 से 4 का भाग 8 में 2 बार गया, 3 से 3 काटा तो यहाँ लिखा a² और b²। ये हमने लिख दिया 12, और 24 में 3 का भाग है 8 बार तो लिखा 8b²। वापस लिखा 3a की घात 4, और 12 में से आप 2 माइनस करो तो कितना बचेगा 10 बचेगा, और -8b का लिखा, b की घात b लिखा हमने। यहाँ b की घात 4 आएगा। इस b को b से गुणा किया तो b इंटू b क्या हो जाएगा, b की घात 2 और b की घात 2। ये गुणा करने पर क्या आएगा, ये b की घात 2 है, ये b की घात 2, इसको गुणा करने पर क्या आएगा b की घात 4 आ जाएगा। तो 3a की घात 4 प्लस 10 a² b² माइनस 8b की घात 4। दूसरा सवाल, यदि x का मान 3 है तो 3 इंटू 4x माइनस 5 का प्लस 3 का मान होगा। तो हम यहाँ x है, x की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। 3 का 3 लिखा, 4 का 4 लिखा, x की जगह हमने 3 लिखा, -5 किया प्लस 3। 3 और 4 को गुणा किया तो कितना हो गया 12। पहले कोष्ठ वाली संख्या को सरल करते हैं। 12 में से हम 5 बाकी निकालेंगे तो हमारे पास बच गया 7। 3 गुणा 7 प्लस 5 है, तो आपको पहले गुणा का चिन्ह को सरल करना। 3 और 7 को गुणा करेंगे, 7 और 3 को जोड़ना नहीं है। यदि किसी प्रश्न के अंदर गुणा का चिन्ह हो और बाकी का चिन्ह हो तो सबसे पहले गुणा को सरल करते हैं। तो 3 का पारा 7 बार बोलो तो 7 या 21, 21 में 3 जोड़ दिया 24 हो गया। यहाँ जो x का मान 3 दे रखा है, जहाँ x लिखा है वो हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो 4 को 3 से गुणा किया 12 आ गया, -5, 12 में से 5 गए तो 7 बच गए। 7 को 3 में नहीं जोड़ना है, पहले 7 को 3 से गुणा करना है। 7 21, 21 प्लस 3 कितने हो गए 24 हो गए। अब हमारे पास लिखा a² बंद कोष्ठक में 2ab माइनस 5c है, तो a को पहली संख्या से गुणा करेंगे तो 2 का 2 लिखा। यहाँ a की घात 1 है, यहाँ a की घात 2 है, तो 2 को a की घात से गुणा किया तो a की घात 3 आ गया। b का b लिखा, और इसको गुणा करेंगे तो 5 का 5 लिखेंगे, a² लिखेंगे, और c का c लिख देंगे। अब तीसरा सवाल है x की घातांक 2 माइनस 5 x प्लस 5 और प्लस 25 है, तो हम गुणा करते हैं। ये x² लिखा, इस पद वाले को सेम टू सेम लिख दिया हमने, और -5 लिखा, ये वापस इस पद को सेम टू सेम लिख दिया, और प्लस 25 अलग पद है तो अलग कर दिया। पहले x² को इस संख्या से गुणा करेंगे, और -5 को इस संख्या से गुणा करेंगे। x की घात 2 को x से गुणा किया तो x की घात 3 आ गया, x को 5 से इंटू किया तो 5x² आ गया। -5 को x से गुणा किया तो -5x, -5 और प्लस 5 को गुणा करेंगे तो -25 आ जाएगा। कोष्ठक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का 25 और माइनस का 25 आपस में कट गया, पीछे बच गया x की घात 3 प्लस 5x² माइनस का 5x। आपको वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है। कोई सवाल समस्या तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ये लिखा 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने लिखा 1764 है, पहले 2 का भाग दिया, 1764 में 882 बार गया, फिर 2 का भाग 882 में 441 बार जाता है, फिर 4 4 जोड़ा 8 8 1 9, 3 के पाठ में 9 आता है, इस कारण हमने 3 का भाग दिया। 3 का भाग 441 में 147 बार गया, 3 का भाग 147 में 49 बार गया, 7 का भाग 49 में 7 बार जाता है, 7 का भाग 7 में 1 बार जाता है। वर्गमूल में 2 संख्या को जोड़ा होता है, ये 2 जोड़ा इसका 2
और 3 का 2 जोड़ा बन गया, इसका 3 और इसका एक 7 उतारा, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 2 का पड़ा 3 में बोला 6, 6 का पड़ा 7 बार बोला तो 42 हो गया। वापस देखिए वर्गमूल में 2 संख्या को जोड़ा होता है तो इन 2 संख्या को एक जोड़ा बना लिया, फिर 3 का एक जोड़ा बना लिया, फिर 7 का एक जोड़ा बना लिया, फिर इसको गुणा कर दिया 42। ये लिखा है 18वां सवाल है। ये लिखा 10,500 रुपये की एक मशीन का 5% की दर से अवमूल्यन हो जाता है। अवमूल्यन का मतलब होता है एक कमी हो जाती है, तो 1 वर्ष पश्चात इसका मूल्य ज्ञात करना है। 5% है, अवमूल्यन हो जाता है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ है वो आप कितने में मिलेगी, 95 रुपये मिलेगी। मूल्य आ गया 10,500 रुपये, 5% अवमूल्यन होता है, तो पहले अगर इसका मूल्य 100 रुपये है तो अब वो कितना होगा, 95 होगा। तो इसका 1 वर्ष बाद मूल्य क्या होगा, 10,500 इंटू 95/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया तो 105 और 95 को इंटू करेंगे तो हमारे पास ये संख्या आ जाएगी। ये 95 कहाँ से आया, अवमूल्यन होता है, प्रतिशत लिखा है, इसका मतलब पहले वो चीज़ 100 रुपये की थी, अब 5 रुपये कमी कर दी जाए, अवमूल्यन का मतलब होता है कमी कर दी जाए, तो वो वस्तु कितने में आएगी, 95 रुपये में आएगी। तो इस 95 को इस संख्या से हम इंटू कर देंगे तो हमारे पास ये 1 वर्ष का बाद का मूल्य आ जाएगा। ये गोदाम की माप लिखी है, 60 है, 40 है, 30 सेमी है, उसमें कितने घनाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं। ये डिब्बे का आयतन दे रखा है 0.8 सेमी क्यूब है। अब जब घनाभ की माप लिखी हमारे पास 60 इंटू 40 इंटू 30 सेमी, और एक घन का आयतन दे रखा 0.8 मीटर क्यूब है। तो घनों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। घनों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा, घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और ये हो गई भुजा क्यूब है। ये आ गया 60, 40 और 30 बटा 0.5। अब हमने पॉइंट हटा दिया तो ऊपर लगा दिया हमने 10, 8 का भाग 40 में गया 5 बार। अब 60, 5 और 30 और 10 को गुणा करेंगे तो हमारे पास ये 90,000 घनों की संख्या आ जाएगी। ये माप दे रखी है, घनाभ की लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। तो घनाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है, और घन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब है। तो हमारे पास आयतन तो ये लिखा है, माप दे रखा है 40 और 60 और 30, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 60 गुणा 40 इंटू 30, और ये घन का आयतन दे रखा 0.8 है। जब ये पॉइंट को हम हटाएंगे तो ऊपर लगा देंगे 10, 8 का भाग 40 में गया 5 बार, 60, 5, 30 और 10 को गुणा करने पर हमारे पास ये संख्या प्राप्त होगी। अब अगला सवाल देखिए आप, ये लिखा है 20वां सवाल। ये लिखा है यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में बनाते हैं तो इस कार्य को 30 घंटे में कितने श्रमिक करेंगे। यानी कि एक दीवार बनाते हैं, 15 आदमी हैं और जो उसको 48 घंटे में बना देते हैं, हमें 30 घंटे में बनानी है तो कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे श्रमिक और यहाँ लिखेंगे ये घंटे। श्रमिकों की संख्या है 15 और ये 48 घंटे में काम करते हैं, और पूरे काम हमें 30 घंटे में ही कराना है। तो ये इसका मान ज्ञात करना कि कितने श्रमिक आएंगे, तो हमने इसको लिखा P। ये x श्रमिक बताता है, y घंटे बताता है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ घंटों की संख्या कम है, 48 घंटे से 30 घंटे हो रहे हैं। जब काम को हम कम समय में करना चाहते हैं तो उसमें अधिक आदमी काम करेंगे, तभी वो काम कम समय में पूरा होगा। तो यहाँ घंटों की संख्या घट रही है, तो यहाँ काम पूरा करने में अधिक श्रमिक चाहिए। तो ये कौन सा अनुपात होगा, प्रतिलोम समानुपाती होगा। प्रतिलोम समानुपाती कब होता है, जब एक संख्या बढ़ रही है तो दूसरी संख्या घट रही है। तो यहाँ देखिए ये संख्या घंटों की संख्या घट रही है तो श्रमिक अधिक होंगे, आदमियों की आवश्यकता अधिक होगी, तो इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती। यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला क्या है, x1 y1 x2 और y2। x1 का मान 15 है, y1 का मान 48 है, तो ये लिखा है 15 इंटू 48। x2 का मान p है और y2 का मान 30 है, तो हमने यहाँ लिखा 30 है। अब p का मान ज्ञात करना, तो ये संख्या इसके बट्टे में आ जाएगी, तो यहाँ बट्टे में भाग देते हैं। 15 का भाग 30 में 2 बार जाता है, 2 का भाग 24 में, 48 में 24 बार गया। वापस देखिए, 15 का भाग 30 में गया 2 बार, 2 का भाग 48 में जाता है 24 बार, तो हमें 24 श्रमिक यानी 24 आदमियों की आवश्यकता होगी। इसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती में। प्रतिलोम समानुपाती का मतलब क्या होता है कि यहाँ 48 घंटे है और यहाँ 30 घंटे है, घंटों की संख्या कम हो रही है। जब काम कम समय में करना होगा तो आदमी अधिक चाहिए, जब यहाँ आदमियों की संख्या बढ़ोतरी होगी, वह समय है जो कम होता जा रहा है, जिसको बोलते हैं प्रतिलोम समानुपाती। समीकरण को हल कीजिए। यह लिखा x + 7 - 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 - 5x बटा 2। अब ध्यान से देखिए, हर में लिखा 3 6 2, 3
6 2 का लसब होता है 6 होता है, तो हम दोनों पक्षों को क्या करते हैं 6 से गुणा करते हैं। तो यह x को हम 6 से गुणा किया, फिर 7 को हमने 6 से गुणा किया, इस पद -8 और इसको भी 6 से गुणा किया, बराबर बराबर लगाया। 17/6 को हमने 6 से गुणा किया, 5x/2 को भी हमने क्या किया 6 से गुणा किया। अब x और 6 को गुणा करोगे तो 6x आएगा, 7 और 6 को गुणा करो तो 42 आएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार गया और 2 को 8 से गुणा किया तो 16x आया। 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 8 से गुणा किया तो -16x आ गया, बराबर लगाया। 6 से 6 कट गया, 17 लिखा। अब 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया तो 15 आया, तो हमने लिखा 15। अब हम पक्षांतरण करते हैं, यहाँ लिखेंगे 6x माइनस के 16x और ये माइनस है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 15x, फिर बराबर लिखा, फिर हमने लिखा 17 और ये जो 42 प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हम जोड़ते हैं, 15 और 6 कितने हो गए 21, 21 में से आप 16 बाकी निकालोगे तो 5x बचेगा और 42 में से आप 17 बाकी निकालोगे तो माइनस के 25 बचेगी। अब x का मान ज्ञात करना है तो 25 में 5 का भाग कितनी बार गया हमारे पास -5 बार गया। वापस देखो हमारे पास क्या लिखा है, ये x + 7 - 8x/3 और बराबर 17/6 - 5x/2 है। तो आपको क्या करना है 3 6 2 का लसब लेना है, फिर प्रत्येक पद को जो लसब आता है उससे कैसे गुणा करना है, फिर आपको पक्षांतरण करना है। अब उत्तर की जांच करनी है तो जांच के अंदर % लिख दिया हमने, फिर हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड वाला ये बराबर है, ये लिखा x + 7 - 8x/3, ये लिखा x + 7 - 8x/3 -5, ये लिखा 7, x का मान हमने लिखा -5 और 3, ये 5 कहाँ से आया, ये x का मान है -5, ये 7 में से -5 बाकी निकाला 2 बच गए, 8 और 5 को गुणा किया तो 40 आ गया और माइनस को गुणा किया तो प्लस हो गए। माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो ये लिखा प्लस। 8 और 5 को इंटू किया तो हो गया 40, 40/3 लिखा। अब इनका लसब लिया 3 आया, 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 40 का 40 लिखा। 40 और 6 कितने हो गए 46, 46/3, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा 17/6 - 5x/2, x का मान क्या है -5 है, जहाँ x लिखा वहाँ -5 करेंगे। ये लिखा 17/6 - 5, x का मान -5 लिखा बटा 2 लिखा। 17/6 माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और 5 को 5 से गुणा किया तो 25 आया, 25/2। 6 और 2 का लसब दिया 6 आया। अब 6 का भाग 6 में 1 बार गया, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो 17 आएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 को ये 25 से गुणा किया तो 75 हुआ, 75 और 17 को जोड़ दिया तो 92 हुआ बटा 6 लिखा। दोनों में 2 का भाग दिया, 92 में 2 का भाग 46 बार गया और 6 में 2 का भाग 3 बार गया, ये भी आ गया 46/3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। ये समीकरण की जाँच हो गई हमारे पास। अगला सवाल है पाई चार्ट बनाएं। ये भाषा दे रखी है, हिंदी में 40 है, अंग्रेजी में 12 विद्यार्थी बोलते हैं, मराठी 9 विद्यार्थी बोलते हैं, तमिल 7 विद्यार्थी बोलते हैं, बंगाली 4 बोलते हैं, योग आ गया 72। पाई चार्ट के अंदर जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो हम ये लिखेंगे हिंदी ये टोटल कितने 72, तो 72 में से 40 बोलते हैं तो लिखेंगे 40/72 और पाई चार्ट बनाना तो 360 से गुणा करना है। 72 का भाग 360 में 5 बार जाता है, 5 और 40 को इंटू किया तो 200 डिग्री आ गया। वापस देखिए कुल टोटल है 72, 40 वो बोलते हैं तो टोटल आ गया 72 और पाई चार्ट में 360 डिग्री का कोण बनता है पूरा, तो 360 कर दिया तो 72 का भाग 360 में दिया 5 बार गया, 5 को 40 से गुणा किया तो 200 आ गया। अब मराठी अंग्रेजी में 12 है, तो अंग्रेजी में 12 बोलते हैं तो टोटल कितने हो गए 72 और पाई चार्ट में 360 डिग्री का कोण बनता है, तो 72 में 360 का भाग दिया गया 5 बार, 12 और 5 को इंटू किया तो आ गया 60 डिग्री। मराठी है कितने बोलते हैं, मराठी बोलते हैं 9, तो 9/72 लिखेंगे इंटू 360 है। कभी कभी ये योग दे नहीं रखा होता, हमें ज्ञात करना होता है। 72 का भाग 360 में 5 बार गया, 5 और 9 को गुणा किया तो 45 आ गया, तो ये हमारे पास 45 आ गया। अब तमिल है 7/72 इंटू 360, इसका भाग है 5 बार, 7 और 5 को गुणा किया तो 35 आ गया। बंगाली हमारे पास 4 लिखा है तो लिखेंगे 4/72 और 360 में 72 का भाग दिया 5 बार गया, 5 और 4 को गुणा किया तो 20 आ गया। अब पाई चार्ट बनाना है तो आपको पहले क्या करना है, एक वर्त बनाना है, फिर ये त्रिज्या खींची, फिर हमने 60 डिग्री का कोण बनाया,
40 डिग्री का कोण बनाए, 35 डिग्री का कोण बनाए और 20 डिग्री का कोण बनाए। पीछे वाला कोण कितने डिग्री का हुआ? ऑटोमेटिक 200 डिग्री का हुआ है। ये पाई चार्ट हो गया आपका पास। गुणन कीजिए, एक्स की घात 2 माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब इस दो के दो टुकड़े करने चाहिए, जोड़ने पर दो आवे गुणा करें तो एक आना चाहिए। तो दो के दो टुकड़े हो गए एक्स वाई। प्रथम दो पद और अंतिम दो पद। प्रथम पद में कॉमन आ गया एक्स, यहाँ हम क्या करते हैं एक्स का भाग एक्स में दिया तो एक्स बार गया, यहाँ बच गया हमारे पास वाई। यहाँ एक्स वाई के अंदर कॉमन क्या आएगा? वाई आएगा माइनस का, तो यहाँ बच गया एक्स और माइनस और प्लस को गुणा किया तो माइनस आ जाएगा और वाई का वाई लिख दिया और यहाँ जेड का जेड इसको लिखेंगे। यहाँ दो वाई है तो एक वाई कट जाएगा तो पीछे बच गया वाई। एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई मिलता तो यहाँ लिख दिया, यह एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई यहाँ लिख दिए, यहाँ लिखा जेड इसको। दोनों एक जैसे है तो हमने इसका होल स्कोर लगा दिया। ये दोनों एक जैसे है तो ऊपर घातांक 2 कर दिया, ये जेड स्कोर कर दिया। अब सर्व समीकरण लगाएंगे ए स्कोर माइनस बी स्कोर वाली, एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। तो यह एक्स माइनस वाई जेड और एक्स माइनस जेड प्लस जेड, तो एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। अब हमारे पास ये 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 50 सी स्क्वायर। तो 25 ए स्क्वायर लिखा माइनस कॉमन लिया, 4 बी स्क्वायर है प्लस है, तो यह कोष्टक के बाद जब माइनस का चिन्ह हो तो ऊपर वाला चिन्ह बदल गया तो माइनस का हो गया और ये माइनस है तो ये हमारे पास क्या हो गया? प्लस हो गया। 25 का 25 ए इसको लिखा, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 और 49 का वर्गमूल कितना होगा? 7। 4 का वर्गमूल लिखा 2 और 49 का वर्गमूल लिखा 7। यहाँ बी स्कोर है तो बी आ जाएगा, यहाँ सी स्कोर है तो सी स्कोर हो गए, ऊपर घातांक 2 लगा दिया। अब 25 का वर्गमूल हो गया 5 और ये पद सेम टू सेम लिखा। अब इसको एक बार माइनस करेंगे और एक बार क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो प्लस लिखा ये प्लस और माइनस करेंगे तो ये पद सेम टू सेम लिख दिया हमने। फिर लिखा 5 है स्कोर, अब प्लस कर दिया, इसको सेम टू सेम लिख दिया। कोष्टक के बाद माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। 5 ए का 5 ए लिखा, 2 बी का 2 बी लिखा, माइनस और माइनस को गुणा किया तो प्लस 7 सी आ गया। यहाँ लिखा 5 है, कोष्टक के बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा। यहाँ लिखा 2 बी माइनस 7 सी, ये हो गया हमारे पास। अब हमारा अगला है एक्स की घात 4 माइनस वाई की घात 4। यहाँ बीच में माइनस का चिन्ह है, दोनों घातांक सम संख्या है, जिसका वर्ग संख्या के रूप में लिखते हैं। यहाँ लिखा बार 2, यहाँ लिखा 2, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक बार माइनस कर दिया और एक बार प्लस कर दिया। इस माइनस के दो टुकड़े होते हैं, एक बार माइनस में आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस वाला सेम टू सेम लिख दिया हमने। अब ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 21 है। 10 के दो टुकड़े करो, जोड़ने पर 10 आवे, गुणा करें तो 21 आना चाहिए। तो 7 और 3 को जोड़े तो 10 होता है और 7 और 3 को गुणा किया तो 21 आ गया। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, इस 10 के दो टुकड़े हो गए 7x और 3x और प्लस का 21 लिखा। ये प्रथम दो पद में x कॉमन है तो x बाहर लिखा, यहाँ आ जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 7। 3 और 21 में 3 का भाग जाता है, 3 का भाग 3x में x बार गया, 3 का भाग 21 में 7 बार गया। तो ये लिखा है x प्लस 7 x प्लस 7 x प्लस 3 x प्लस 3। ये गुणनखंड के जो सवाल है ये मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, उसमें आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, वो ध्यान से देख लीजिए आप। अब आता है भाग दीजिए। 34 x की घात 3 y की घात 3 z की घात 3 भाग 51 x y की घात 2 z की घात 3। तो अभी इसको हमने बट्टे में लिख दिया। अब 34 और 17 में 34 51 में 17 का भाग जाता है, 17 दूना 34 और 17 या 51 2/3। यहाँ x की घात 3 है, यहाँ x की घात 1 है, तो 3 में से आप एक बाकी निकालो तो ऊपर बच जाएगा x की घात 2। ये y की घात 3 है, ये y की घात 2 है, 3 में से 2 बाकी निकालोगे तो यहाँ y बच जाएगा और z3 आपस में कट गया। इसी प्रकार से अगला सवाल क्या है? 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये आ गया 3z माइनस 24 भाग 27x वाई जेड माइनस 8। ये संख्या इसके बट्टे में आ गई और ये लिख दिया हमने सेम टू सेम 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सेम टू सेम लिखा। इन दोनों में 3 कॉमन आता है तो 3 बार लिखा, 3 का भाग जेड में जेड बार गया, 3 का भाग 24 में 8 बार गया, तो जेड माइनस 8 से जेड माइनस 8 कट गया और 3 का भाग 27 में 9 बार गया, 9 से 9 कट गया। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो ऊपर बच जाएगा एक्स वाई। ये 2 की एक्स की घात 2 है, वाई की घात 2 है, एक एक्स एक वाई कट जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा? एक्स वाई बच जाएगा। अब हमारे पास लिखा 5x की घात 2 माइनस 6x भाग 3x। तो ये 3x इसके बटे में लिख दिया। अब हम इसका विस्तार करते हैं तो ये 5x स्क्वायर बटा 3x करेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस 6x बटा 3x। ये जो 3x इस 5 के बटे में भी आएगा और 3x 6 के में बटे में भी आएगा।
तो ये 5/3 तो करता नहीं, तो 5/3 कर दिया। यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 1 है, तो यहाँ x आ जाएगा। 3 का भाग 6 में 2 बार गया तो 2 लिख दिया, और x से x हमने काट दिया। अब अगला सवाल है रैखिक आलेख खींचिए। ये हमारे पास दिन दे रखे हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। यहाँ चालान की संख्या दे रखी 5, 7, 4, 9, 2, 1। तो अब हम ये ग्राफ खींचते हैं। इसको हमने माना ये OX है, 37 से कम है, OX, और ये हमने माना OY माना। तो सबसे पहले पैमाना लेना है। पैमाना क्या आ जाएगा? OX अक्ष पर 1 बड़ा खाना बराबर 1 दिन, OY बराबर 1 बड़ा खाना बराबर 1 चालान। ये दिन है और ये चालान है, तो लिखा। अब हमने लिखा ये सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और यहाँ पर हमने 1 से लेकर 9 तक गिनती लिख दी। पहला लिखा है सोमवार को 5 है, तो ये लिखा सोमवार, और सोमवार को 5, तो ये लिख दिया सोमवार को 5। मंगलवार को 7 है, तो मंगलवार को 7 कर दिया। बुधवार को हमारे पास 4 दे रखा है, तो ये 4 दे रखा है। गुरुवार को 9 दे रखा है, तो गुरुवार को 9 दे दिया। वो शुक्रवार को 3 दे रखा है, 3 दे दी। और शनिवार को 2 दे रखा है, तो 2 दे दिया। अब इसको हमने क्या किया, इसका मिलान कर दिया। ये हमारे पास एक रैखिक आलेख बन गया है। ये 8 नंबर का सवाल है, और मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। जो सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप मेरे से लगातार वापस पूछ सकते हैं। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।